पतंग उड़ाना ना एक कला होती है और इसका ज्ञान मुझे हुआ, ईश्वरी ज्ञान, कल जब हमने पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, ट्राई ट्राई एंड यू शैल सक्सीड। तो आई एम श्योर 1-2 साल में हम भी पतंग उड़ाना सीख ही जाएंगे। वैसे ये हुनर हमारी अनुपमा के पास पहले से ही था, बचपन का देखिए सीखा सिखाया अब बड़े होकर काम आ रहा है। जिन हाथों से अनुपमा गरम गरम थेपले बनाया करती है, जिनके हाथों का गर्मा गर्म ढोकला पूरे परिवार को पसंद है, वही हाथ आज किचन के कामों से दूर हो गए हैं। आज अनुपमा अपने बचपन के दिनों में चली गई है। बचपन में वो कुछ ऐसे ही पतंग उड़ाया करती थी, जैसे आज सुध बुध छोड़कर वो पतंग उड़ा रही है। उसे अपना टाइम याद आ रहा है, जो शायद परिवार वालों के चक्कर में गुम हो गया था। हाँ, मतलब मैं अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करूँ, 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करूँगी मैं। गाना बजा के डांस शुरू और जब पूरी फैमिली साथ में है तो ऐसा है कि जैसे हम लोग पिकनिक पे आए अपने सेट से निकल के, सो माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। कल किसने देखा है? अरे क्या हो रहा है, इसके लिए एपिसोड देखो ना, मुझे क्या पूछते रहते हो? मुझे फिर वहाँ से अगर डांट पड़ी तो कि सब स्टोरी पहले बोल दी। कर संक्रांति पर आज उसका परिवार उसके साथ है। वनराज भी आज बहुत खुश नजर आ रहा है। अब क्या करें, उसे भी तो बहुत वक्त के बाद घर वालों के साथ वक्त गुजारने का मौका जो मिला है। परिवार वालों की खुशी में ही इस सब की खुशी होती है, ये शायद अब वनराज धीरे धीरे समझ रहा है। वनराज इस समय रिकवरी मोड में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दूर भी हैं, थोड़े से हल्के से शांत भी हैं, बट वो बहुत खुश हैं इस फैमिली फंक्शन में पार्ट लेकर, बिकॉज अभी वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है उनको महसूस हो रहा है कि ये दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है और यही हमारी संस्कृति है। यही लेकिन वनराज के अलावा अगर इस बात को कोई और नहीं समझ रहा है तो वो है काव्या। देखिए ना, इस सब की खुशी में कैसे नजर लगाने वो आ गई है। उसकी नजरें तो देखिए, उसे लग रहा है कि वनराज अब उससे दूर हो रहा है। अब वनराज को जो बात समझ आ रही है, काव्या को वो बात कब समझ आएगी? वो कब समझेगी कि वनराज अनुपमा का पति है, उसका नहीं। वैसे इस पतंगबाजी में पर्दे के पीछे का नज़ारा देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक काला चश्मा लगाकर हर कोई तस्वीरें खिंचवा रहा था, जैसे मानो आज ये सब पिकनिक पर आए हों। अब शूटिंग के माहौल का मज़ा कुछ ऐसे ही तो आता है। इस शूटिंग करते करते त्योहार का मज़ा भी ले लीजिए और साथ ही जो मन करता है वो भी कर लीजिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।
गुड न्यूज इज फाइनली हियर। जी हाँ, हमारी वाली गुड न्यूज आ ही गई। नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही गुड न्यूज है कि आपसे हो जाती है मुलाकात, करते हैं हम दिल से दिल की बात। लेकिन फिलहाल तो हम सीरियल की बात कर रहे हैं, जहाँ सासू माँ इज फाइनली गोइंग टू गिव सम गुड न्यूज। एंड गेस व्हाट, हमारी ये जो बहू है ना, ये डटकर खड़ी है अपनी सासू माँ के साथ। रेणुका बहुत जल्द गुड न्यूज देने वाली है। ये तो भाई अब तक पूरे मथुरा में पता चल गया है, क्योंकि जीजी है ना इस गुड न्यूज को सब जगह फैलाने वाली। वाह, मानना पड़ेगा, बहुत ही पहुंची हुई खिलाड़ी है। एक पल में पूरा खेल बदल दिया, वरना आज आपके लल्ला के सामने आपकी सच्चाई भी आ जाती। अब माँ बनने वाली है रेणुका। एक किचन में वो अपना काम कर रही है और उसे लहसुन की खुशबू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और ये बात जीजी की बहुरानी बहुत अच्छे से जानती है। उसके बावजूद किचन में उसने लहसुन की चटनी बनाने का मन बना लिया। इधर लहसुन की चटनी बनी तो उधर रेणुका को उल्टियाँ होने लग गयी। इसे कहते हैं ये टिपिकल किचन ड्रामा। क्या प्रॉब्लम है? शर्म नहीं आती डॉक्टर करते हुए? पता नहीं प्रॉब्लम क्यों करेंगे ये सब? खुशी और दुख बिल्कुल बराबर चल रहे हैं रेणुका की लाइफ में। जहाँ इतनी बड़ी गुड न्यूज आई है, वहीं साथ साथ उसके जिंदगी में पहाड़ भी टूट पड़ा है। उसका पति उसे डिवोर्स देना चाहता है, घर में बंटवारा हो गया है और पति बात तक करने को तैयार नहीं है। अभी तक रेणुका को ये भी नहीं पता है कि उसके पति का क्या रिएक्शन है बच्चे की न्यूज़ को लेकर, क्योंकि इस बारे में उसने कोई बात नहीं की है। सो एक ऐसी स्टेज पे है रेणुका की लाइफ जहाँ बेचारी ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुखों का इतना पहाड़ टूटा हुआ है। प्लस एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके ऊपर कि वो कैसे सुमित्रा जीजी की असलियत मुकुंद के सामने लेकर आए ताकि उसकी लाइफ ठीक हो सके। सो ऑडियंस के लिए देखने को बहुत कुछ है। एक ऐसी गुड न्यूज़ जिसका सभी वेट कर रहे थे वो तो है ही, लेकिन उस गुड न्यूज़ के साथ साथ जो ये इतना काले बादल छाए रेणुका की लाइफ पे, ये कैसे हटेंगे और कैसे वो इन सबको पार कर पाएगी, इस वक्त हमारा शो उस मोड पे है। अब बेचारी रेणुका एक दुख से निकल नहीं पाती है कि दूसरा दुख तैयार हो जाता है। इस उम्र में वो माँ बनने वाली है, ये बात रेणुका के बच्चों को मंजूर नहीं है। उन्हें तो शर्म आती है। ये बेटा और बेटी रेणुका से दोनों नाराज हैं। शर्म नहीं आती आपको? इस उम्र में आप माँ बनने वाली है, पूरी सोसाइटी हम पे हंस रही। अरे लोग आपका तो मजाक उड़ा ही है, साथ साथ में हमारा मजाक भी बना रहे। आलोक जी ने तो आपकी वजह से ना मुझे बाहर ले जाना बंद कर दिया। मम्मी, आपकी तो बेस्ट फ्रेंड कुसुम आंटी, उनके साथ साथ सब लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन आप क्या आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अगर आपको इतना ही प्यार है सोने वाले बच्चे से, तो प्लीज प्लीज आगरा से कहीं दूर जाइए और जाके पैदा कर लीजिए इस बच्चे को, क्योंकि इस बच्चे की वजह से ना हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। रेणुका को इतना नीचा दिखाया जा रहा है इस बात को लेकर कि वो इस 45 की एज में माँ बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शो का पर्पस यही है कि हम इन सब से उबर कर जब वो बाहर निकल कर आएगी तो हम ऑडियंस को ये बताएं कि ये वो रीजंस नहीं होने चाहिए जहां आप किसी को नीचा दिखाएं, या ये कोई टैबू नहीं है कि अगर 45 में कोई औरत माँ बन रही है या जस्ट बिकॉज वो बड़ी उम्र की हो गई है और वो अगर माँ बन गई है तो उसे 4 बातें सुनाई जाए। माँ बनना इतना खूबसूरत एहसास है, उस एहसास को एक एज में लिमिटेड करने का हक किसी बाहर वाले को कभी नहीं हो सकता है। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम हमारी सोसाइटी में ये चेंज लेकर आएं कि लिव एंड लेट लिव पे बिलीव करें। अब ये कौन डिसाइड करता है कि किस उम्र में मम्मी पापा बनना चाहिए और किस उम्र में नहीं बनना चाहिए? अगर किसी औरत के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इसके बावजूद अगर औरत माँ बनती है तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? न जाने क्यों समाज इसे एक अलग ही नजरिए से देखता है। अब इसी नजरिए को बदलने के लिए बड़े पर्दे पर फिल्म बधाई हो बनी थी और छोटे पर्दे पर इस सीरियल गुड न्यूज आ रही है।
ये देखते हैं ऐसी कहानियों से कितना बदलाव आ सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। हाय, बचपन की डांट जो होती है ना, यकीन मानिए वो जिंदगी भर याद रहती है। और याद आ भी गई हमारे धीरज धूपर को, वो भी पतंगबाजी करते हुए। भाई ऐसा क्या था कि पतंगबाजी करते हुए दादी की डांट याद आ गई। कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा, आज जान ही लीजिए। ओए चल यारा, आज पतंग उड़ा लें। आजा दोस्त, एक पेंच लड़ा लें। अपनी पतंग आज आसमान में पहुंचाते हैं। कुछ यही सोच विचार के साथ प्रीता का करण यानी कि धीरज धूपर आज उड़ा रहे हैं पतंग। मकर संक्रांति के मौके पर वो जब सास बहू और साजिश को मिले तो पतंग उड़ाए बिना नहीं रह पाए, क्योंकि कितने समय के बाद न जाने उन्हें पतंग उड़ाने का मौका मिला है। मैं तो मकर संक्रांति का हमेशा वेट करता हूँ यार, कि आप लोगों के साथ पतंगबाजी कर पाऊँ। सो आज काफ़ी सालों बाद कर रहे हैं, लेकिन राइट मैं बचपन से मैं बताऊँ कि मैं तो बचपन से उड़ाता था। और 4 बजते थे, मैं शाम को मतलब 2 बजे मैं स्कूल से वापस आता था, लंच किया, 1 घंटा सोया, पढ़ाई की और ऊपर आया, छत पे चढ़ गए, चाहे जितनी भी धूप है, गर्मी है, कुछ भी। और 4 बजे से लेके शाम को जब तक सूरज डूबता नहीं था, मैं पतंगबाजी हाथ कटता था मांझे से, सब कुछ। और इतनी उड़ाई कि आप कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो ना पतंग की तरफ, तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। मेरी हो गई थी, I mean, तो वो सूरज की रोशनी आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ती है, तो चश्मा भी लग गया था। उसके बाद फिर छोड़ा, थोड़ा दादी ने डांट लगाई कि बहुत ज़्यादा हो गया सब कुछ। एंड देन फाइनली अब मौका मिलता है आप लोगों के साथ उड़ाने का। धीरज को पतंग उड़ाने में बहुत मजा आ रहा है और उनका साथ हमारे अलावा उनकी यूनिट के कुछ मेंबर्स ने भी दिया। और इसी के साथ धीरज के लिए बचपन की कई यादें मानो ताज़ा हो गई। यार मैं तो अपने जो भी जितने भी पतंगबाज होते हैं ना, वो सब अपनी पतंगों को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं बता दूं आपको, हर किसी को अपनी पतंग बचानी होती है, दूसरे की काटनी होती है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग ज़्यादा ही शरारती होते हैं, मुझे लगता है। एक बार मैंने अपने पड़ोसी लड़के को मना किया कि मत करना, काटना मत, और ये ना मुझे लड़ाना नहीं है। अभी पेचे कहते थे, पेचे, तो मुझे लड़ाना नहीं है। उसने एक्चुअली लड़ा के काट दी मेरी, और मुझे इतना गुस्सा है, मैं हाथ से जाके उसका तोड़ दिया। जहाँ से उड़ा रहा था उसकी छत पे गया, हाथ से जाके तोड़ दिया, तो उसका पूरा मांझा भी गया, उसकी पतंग भी गई। और दोज आर द मेमोरीज यार, आई चेरिश दोज मेमोरीज। धीरज की पतंग आसमान में उड़ी और फिर नीचे भी आ गई, मगर चाहने वालों के लिए धीरज की पतंग हमेशा उड़ती रहेगी, जिसके नज़ारे हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, अंग्रेजी में ऐसे ही नहीं कहते कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। जी हाँ, हवन करते ही ना हाथ जल जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ पाखी के साथ। अब सही और विराट लड़ रहे थे, बेचारी आई लड़ाई रोकने और फंस गई बुरी तरह से। ये तुम्हारा रबर बैंड है ना, इससे भी एक पॉइंट तक खींचते तो टूट जाता है। ये इंसान हूं मैं। आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आज तक किसी ने नहीं की। मेरा आपका कभी नहीं। आप मेरे आपा के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। कमल सर की मैं भी उतनी ही कदर करता हूं जितनी की तुम करती हो, लेकिन कमल सर के आगे, उनकी बातों के आगे भी एक दुनिया है जो तुम्हारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। सही नहीं जानना मुझे कुछ, और आप मुझसे ढंग से बात करिए। पर बोलना क्या सर?
जाओगी? यही कहना चाहती थी ना तुम? जाओ। जरा सा भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारा ये बर्ताव दूसरों पर क्या असर करता है, मुझ पर भी। अरे इंसान थक हार कर आता है, हजार परेशानियां झेल कर आता है। ऐसा नहीं कि उसे 2 मिनट प्यार से बिठाऊं, उसे 2 मिनट पूछ लूं कि तुम्हारा दिन कैसा गया। चलो मुझे नहीं पूछना मेरा दिन कैसा गया, तुम तो बता दो तुम्हारा दिन कैसा गया है। सही 2 मिनट, बस 2 मिनट शांति से मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, पर लेकिन इस कमरे में आता हूं ऐसा लगता है कि पति पत्नी की कमरे में जब लड़ाई हो रही हो और उसकी आवाज जब बाहर वालों को सुनाई दे, और खास करके बाहर वो इंसान हो जो आपके चाहने वाले में से कोई एक हो, तो भला वो कमरे में जरूर आएगा दोनों को शांत कराने के लिए। पाखी ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि ये दोनों इतना झगड़ा कर रहे हैं तो घर में सब लोग बाहर आ जाते हैं, सब अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है घर में, तो पाखी उसी मोटिवेशन से आती है कि मैं चुप कराती हूँ जाके कि लड़ो मत, नीचे सब लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सई इतनी भड़की हुई थी कि उसने न आव देखा न ताव और शुरू हो गई एक बार फिर से पाखी को सब कुछ पुरानी बातें सुनाने के लिए। इस घर के लोगों की एक बात बहुत अजीब है पाखी दी, जब भी मुझे कुछ उल्टा सीधा सुनाना होता है तो विराट सर को कहकर चले जाते, और मुझसे कहा जाता है कि तुमसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना बहुत सीधी सीधी और साफ साफ बात करती, और आज मैं आपसे बहुत सीधी और साफ बात करना चाहता हूँ। आज सुबह और अभी आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है और आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी पाखी। ताना मारना तो आपका और घर के बड़ों का काम है। और किसी को एक नजरिए से देखना सही नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रही हो। सही ये मुझे सुना रही है, ताने मार रही है, और आज मैंने जरा सा अपना मुंह खोल दिया तो चुप रहो, अपनी हद में रहो। ये क्या टोने बात करनी? सही को क्योंकि हम दोनों की सच्चाई पता है, तो सही हमेशा मौका नहीं छोड़ती है कुछ भी बोलने का कि हाँ तो आप दोनों का मुझे पता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कर करके। और शायद वो एक बार सुन भी लेता सही की बात, लेकिन इतनी बार अब हो चुका है ये कि उसे लगता है कि ये लड़की समझती क्यों नहीं है। इसको इतनी बार समझा रहा हूँ कि एक बात करने का तरीका होता है, तुम क्यों नहीं वो समझ पा रही हो। एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, हर बार तुम ऐसा कर रही हो। वो तब जाके उसका ये आज फटा है विराट अब सही बोल बोल के इतना कुछ बोल जाती है कि सामने वाले का दिल भी टूट जाता है। अब विराट भी समझ चुका है कि सई को समझाने का कोई फायदा नहीं है। पाखी को ऐसा लग रहा है कि विराट फंस गया है। अब विराट का पता नहीं वो क्या सोचता है। विराट बहुत ही पेशेंट आदमी है, बहुत ही शांत आदमी है, उसके बात करने के सलीके में दिखता है, उसकी मैच्योरिटी में दिखता है। पर कहीं ना कहीं अगर एक पेशेंट आदमी को भी जो जिसमें सब्र बहुत होती है, अगर उसको भी अगर आप पुश करोगे तो उसका सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटेगा। पाखी की क्लास ली सई ने, और उसके बाद विराट की भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस सई की बातों का और भी कोई निशाना बनेगा। वो तो भाई जब इस कमरे से सई बाहर जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो आई एम सॉरी विराट सर, मैं कभी भी आपकी इस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे कोई ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ? हर बात कही नहीं जाती, कुछ बातें कहे बिना भी सुनाई दे जाती है विराट सर। में फिलहाल कहानी में अब केवल झगड़ा ही रह गया है। ये सब आपस के झगड़े में गुम हो गए हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, अनूप सोनी को हमने क्राइम पेट्रोल में लोगों को जागरूक करते हुए और संदेश देते हुए कई बार सुना है, लेकिन अब तांडव में वो नजर आए हैं एक पॉलिटिशियन के रूप में। लेकिन अभी भी आपको वो नसीहत दे रहे हैं कि सतर्क रहें, जागरूक रहें। क्यों, आइए बताते हैं। लाल मतलब रुको और हरा मतलब चलो। मुझे लगता था कि यार कितनी सिंपल सी बात है भाई। हम में से
कोई अपनी जान को खतरे में डाल सकता है या हम किसी की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सो वहां मेरा अंदर का वो जो तांडव मोमेंट है ना, वो वही होता है। तांडव के कैलाश कुमार को है देशवासियों की एक आदत से तकलीफ। क्राइम पेट्रोल से सबको सतर्क करने वाले अनूप सोनी क्यों कुछ लोगों को करना चाहते हैं सावधान, और क्या चीज उनके दिमाग में मचा देती है तांडव, ये बात बिना देर किए आपको खुद आज अनूप सोनी ही बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज तक नहीं सीख पाए हैं। मैंने एक छोटा सा कैंपेन शुरू किया था सोशल मीडिया पे, जो ज्यादा पता नहीं लोगों ने देखा नहीं देखा, कि मैंने कैंपेन शुरू किया था लाल मतलब रुको और हरा मतलब चलो। मुझे लगता था कि यार कितनी सिंपल सी बात है भाई, जब रेड लाइट होती है सिग्नल पे रुक जाओ ना, और जब ग्रीन लाइट होती है तब चलना है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश में कि वो रेड अभी हो रहा है, और आजकल तो ट्रैफिक करने वालों ने जो आपने देखा हुआ काउंटडाउन लगाया हुआ है मिनट्स का, सेकंड्स का, तो लोग लास्ट के इतना इम्पेशेंट होते हैं कि लास्ट के 10 सेकंड में धीरे 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 करते उनका सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे उस वक्त चिढ़ होती है कि क्यों हम एक बेसिक ट्रैफिक सेंस के रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, एक ट्रैफिक सेंस दिखा नहीं सकते हैं, जो कि विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम में से कोई अपनी जान को खतरे में डाल सकता है या हम किसी की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सो वहां मेरा अंदर का वो जो तांडव मोमेंट है ना, वो वही होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ियों से उतरा हूं और मैंने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, पर आई थिंक पीपल हैव टू लर्न ऑन देयर ओन। जब तक वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से अब कोशिश ये करता हूँ कि चाहे मुझे पीछे से कोई हॉन्क करता रहे, कुछ भी करे, अगर कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि जब सिग्नल पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते तो लोगों की टेंडेंसी होती है कि सिग्नल लाल भी है तो क्रॉस कर जाओ। तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ मेरे पीछे वाला जितना मर्जी हॉन्क करता रहे, मैं तभी मूव करूंगा जब वो ग्रीन होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रीन होता है तो पास से निकलते हुए वो एक खुद बताता हुआ गाली देता हुआ जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकता। Amazon प्राइम की सीरीज में अनूप एक पॉलिटिशियन बने हैं, लेकिन NSD से पास हुए अनूप सोनी ने बताया कि कैसे सीरीज में उनके सीनियर्स तिग्मांशु धूलिया और कुमुद मिश्रा NSD में भी उनके सीनियर्स थे और उनकी रैगिंग भी की जाती थी। एक अच्छी चीज ये थी कि इस पर्टिकुलर सीन में, जो मेरा ये पहला ही सीन था इस सीरीज में, तिग्मांशु भाई थे, मैं था और कुमुद। सो हम तीनों जो हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, बिकॉज तिशु भाई, हम तीनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। सो तिशु भाई हमारे सीनियर थे और उनसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब हमारा एडमिशन हुआ और वो हमारी रैगिंग करने आए थे। रैगिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी और रैगिंग हमारे यहाँ नेगेटिव नहीं होती। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्रिएटिव रैगिंग्स होती हैं। जो रैगिंग होती थी वो भी इसी तरह से रिलेटेड होती थी कि कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, या थोड़ा सा टीज करने के लिए थोड़ा होता था, अच्छा अमिताभ बच्चन बनना चाहते हो, हाँ, या नसीरुद्दीन शाह बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अगर किसी ने कहा जी मैं तो जैकी श्रॉफ बनना चाहता हूँ, या उस वक्त जो भी हीरो थे हमारे पीरियड में पॉपुलर, तो अच्छा बेटे कमर्शियल एक्टिंग करना चाहते हो तो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्यों आए हो। सो बेसिकली रैगिंग में क्या होता है कि आप जो भी आंसर देते हैं ना, उसमें आपकी खिंचाई होती है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं मैं तो ओमपुरी बनना चाहता हूँ, तो अच्छा बेटे ओमपुरी शक्ल देखिए है, इतने अच्छे एक्टर हो तुम, ओमपुरी कितने ग्रेट एक्टर थे, अभी से ओमपुरी बनना चाहते हो, पहले कुछ सीख तो लो। तो यू नो दीस काइंड ऑफ, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस देनी होती थी, हमें सिचुएशन दी जाती थी रैगिंग में कि ये सिचुएशन है, तो इट वाज लाइक एन एक्टिंग क्लास ओनली। ये सिचुएशन है, चलो इस पे एक 2 मिनट का एक स्किट तैयार करो और परफॉर्म करो सोलो। सो आई थिंक ये सारी फनी चीजें होती थी। तो अनूप, बेफिजूल हॉर्न ना बजाने की आपकी ये गुजारिश दर्शकों तक जरूर पहुंचेगी और उम्मीद है कि तांडव में आपका किरदार भी दर्शकों के दिलों तक जरूर पहुंचे। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज। देखिए, आज के दिन जहां हम पोंगल का त्योहार मना रहे हैं, जैसे कहा मैंने कि त्योहार का सीजन शुरू हो गया, आज का दिन गौरवान्वित महसूस करने का भी दिन है, क्योंकि आज का दिन यानी 15 जनवरी का दिन होता है भारतीय सेना के नाम, क्योंकि आज है आर्मी डे। ऐसे में चलिए मुलाकात करते हैं उनसे जो जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं जीत की जिद लिए। 15 जनवरी जो आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, आज इस आर्मी डे के दिन अमित शाह एक ऐसे जाबाज अफसर को अपनी सलामी देंगे
और उनकी जिंदगी का पहलू अमित साध ने कैसे जिया है ये हमें बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी जीने के बाद अमित साध में कैसा बदलाव आया है। बात करेंगे जिद की, तो अमित आप में कितनी जिद थी इस किरदार को निभाने के लिए और कितनी मेहनत की है आपने, क्योंकि हम आपके वर्कआउट वीडियोस भी देख रहे थे और काफी फैंस जानना चाहते हैं कि कैसा रहता था आपका वर्कआउट रूटीन। जीत की जिद के लिए सबसे ज्यादा जो मेरा एक पर्सनल प्रिपरेशन मैं हर रोल के लिए करता हूँ, और मैं फिजिकलिटी के में ज़्यादा वक्त एक्चुअली नहीं देना चाहूँगा। जो एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह बात करनी है। डायलॉग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं। एक रियल इंसान, एक रियल लाइफ हीरो की जो मिशंस पे जो वो गए और जिस तरह आर्मी के लोग चलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड रियल। एंड उसमें अशोक सर का और अर्जुन का बहुत बड़ा योगदान था। एंड अशोक सर एक बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत वार्मली एक पिता समान हमेशा थे, बट ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। एंड आई थिंक जनरली क्या होता है स्नेहा, हम लोग की कोई पिक्चर आ रही होती तो ऑफ कोर्स स्पेशली मेरा कोई काम आ रहा है तो हम लोग फिजिकलिटी के बारे में बहुत बात करते हैं कि मैंने ये जिम किया और मैंने बॉडी बनाई और मैंने ये किया। वो सब बहुत फिजिकल जो चीज़ें, ये बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आप अगर किसी स्पेशल फोर्सेस के किसी कमांडो से बात करेंगे, आप उनके 6 पैक्स नहीं देखेंगे। आपके सामने यहाँ अर्जुन बैठे हैं, कितने नॉर्मल दिख रहे हैं। इनमें इतनी ताकत है कि ये 10 लोगों को मतलब 3 सेकंड में बट वो उनकी ट्रेनिंग है स्पेशल फोर्सेस की, मेंटल डिसिप्लिन सो मैं इसलिए ज़्यादा अपने वीडियोस के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बट हमने ड्रिल्स, वेपन ट्रेनिंग, हाउ टू हैंडल वेपन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू वॉक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप वहाँ मेरे 6 पैक्स और शोल्डर्स नहीं देख रहे, बट आप देख रहे हो कि एक कमांडो एक ड्रिल कैसे कर रहा है जब वो आर्मी एनिमी के साथ जब इनकाउंटर कर रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जब वो स्पेशल फोर्सेस वाले कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वैसे क्या कम्युनिकेशन है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकी हैं जो मुझे लगता है कि इज वन ऑफ द एसेट्स ऑफ जिद, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ जिद, जिसका ऑफ कोर्स पूरा श्रेय अशोक सर और अर्जुन को जाता है। मेरे हिसाब से जब मेरा पहला दिन था और मुझे बताया गया था कि चलो हमने एक सीन को एक तरीके से अंजाम देना है या एक्टर को थोड़ी गाइडेंस देनी है करने के लिए, तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल। क्या एक इंसान 5-10 एक दिन में या 3 घंटे में या 4 दिन में, 1 हफ्ते में वो एक्शन दिखा सकता है जो हम इतनी 1000 बार करते हैं। बट मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमित में वो काबिलियत 110% है, बिकॉज ही इज अ वेरी क्विक लर्नर, इज वेरी शार्प एंड ही वाज एबल टू पिक अप बेसिक थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट प्लीज अस अ लॉट। एंड आगे बढ़ते हुए आगे जो आप देखेंगे सीरीज में, जब आप देखेंगे 22 जनवरी के बाद, आई थिंक उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो हमारी काउंसलिंग उनके साथ बहुत आसान हो गई थी। So there's a scene, when you see Jeet Ke Jeet on Z5 Premium, you will see there's a scene of Amit crawling on rocks. So normally what happens is we make these fake rocks, okay? So we make the fake rocks and we created the entire stretch of fake rocks, camera, everything is ready. And Arjun and Ashok sir also, we're all ready with that, okay? So Amit comes and he says, what is this? I said, no, this is where we are shooting. He said, Joy, I can't shoot on this. I said, why? I thought, there's something wrong with the thing and all. He said, no, I'm not shooting on this. I'm not doing something fake for this series. You won't believe, and when you see it, you will see, we had this entire set changed, and he did this entire crawling, which is a very, very, very important drill that the SF guys actually go through. He did it real on real rocks. And that too, he was not stopping to, give retakes and stuff. There was a time when I had to go and actually tell him, iske baad I'm not going one more retake. And I stopped him. And so that's the kind of thing that you're going to see in Jeet Ke Jeet, because, he pushed himself to make everything look very real. And with the help of Ashok sir and Arjun, I think the viewers, when they see it on Z5 Premium, they'll get to see something
I hope they all feel that you know how real we have got close. I mean, I hope people understand that, and I hope, you know, it comes through like that also. अमित एक अच्छे एक्टर है ही और वो अपना 100 क्या 200% हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन जॉय सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ वॉर फ्रंट की स्टोरी नहीं है कि एक आर्मी ऑफिसर बॉर्डर पे कैसे लड़ता है, ये उसकी आफ्टर लाइफ भी है, उसकी फैमिली पे कैसे इफेक्ट होता है। आई गेस अमृता पुरी जिन्होंने इनकी वाइफ का किरदार निभाया वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा अपने आप में। तो कहानी कैसे बनी, आपने कैसे सोचा और कैसे कास्टिंग और सब कुछ जुटाना अपने आप में एक टास्क होता है कि नहीं ये विजुअलाइजेशन है और ये ऐसा आना चाहिए। So we couple of points. First of all, it is a human story. You know, here we get to see the army part, the SF part. You see the training, the kind of, you know, the strong that they go through to become an SF. We see glimpses of the war and the missions that they go for, but you also see what the army teaches them, which is never give up. How that is the core of this entire, and that is the message, and that is the core of the entire show. You know how in the army, in the SF, we were taught that, and how using that mantra, this gentleman, he comes out of something that happens to him drastically, you know, and he after the Kargil war, and how he overcomes a huge physical challenge only because of the mantra that the armed forces teach you, you know, never give up. So that is what we are going to. It's a human story which has glimpses of everything, including, I think we'll also, like you said, Amrita Puri and all, you get, you know, like we've been talking about this, like we see the army, but we never see the army behind the army. You know, the family members, the wives, the children, how they support when our Jawans go to the frontiers, when they're out there, what they do, what do they go through, what kind of support they give to the army people. मेरे ख्याल से मेरे फादर का आगे फॉरवर्ड एरियाज में जाना मेरे लिए सिर्फ मोटिवेशन था। हम तो हमेशा खुश रहते थे कि हमारे फादर आगे किसी इलाके में लड़ रहे हैं। हमें हमेशा गर्व रहता था कि हमारे फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस देश के नेशनल सिक्योरिटी पे और अपना काम दिल से कर रहे हैं। सो फॉर अस इट इज जस्ट बीन अ वेरी गुड एक्सपोजर। हमारे ख़ानदान में मेरी मदर इंक्लूडेड, इनफैक्ट जब मैं फौज में गया तब मेरे मदर के लिए उनके पति और उनका बेटा दोनों स्पेशल फोर्सेस में थे, तो उनकी आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच है, उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग ही ऐसी है कि हम पॉजिटिव रहते हैं और बिलीव करते हैं अपने काम में और आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द हाउस इज व्हाट मेक्स आवर लाइफ इन द आर्मी वेरी इजी। So that sort of backing is what is given from the family. अमित आपसे जानना चाहेंगे कि आहार जो होता है वो व्यवहार और विचार में बहुत मदद करता है। तो जब आप सरहद पे लड़ने जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटली जब आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, तो कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या था उस दौरान अगर डाइट की बात करें? स्नेहा, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। इस प्रश्न का सवाल मैं किस प्रकार मैं इतना कह सकता हूँ कि शूटिंग के वक्त कई वक्त होता था जिसमें खाना नहीं खाते थे, और उसका कारण यह था कि क्योंकि बहुत फिजिकल शूट था, क्योंकि हम लोग रियल एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, मिशन में जा रहे हैं एंड कभी दौड़ रहे हैं, कभी ड्रिल्स कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप लेजी हो जाते हैं, यू नो। सो डाइट एक्चुअली डाइट का ये है कि शूटिंग खत्म हो जाती थी तो ढेर सारा खाना इकट्ठा खाते थे या बीच बीच में कभी ब्रेक लेते थे, और जब नॉर्मल शूट होती थी इजी, कुछ ज़्यादा फिजिकल नहीं होता था। तो डाइट तो यार कुछ नहीं, डाइट का इतना कोई बहुत वो है नहीं। अब नॉर्मल खाना खाइए। आई थिंक हम लोग डाइट को कुछ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस के लोग कोई मिशन पे जा रहे हैं, वो 10-10 दिन, 7-7 दिन, 5-5 दिन, 3-3 दिन बिना खाने के होते हैं, या उनके पास एक छोटी सी बॉटल होती है। मुझे अर्जुन ने बताया कि एक बॉटल होती है और थोड़ा सा होता है जिसके 3-3, 4-4 दिन निकालने पड़ते हैं। दे आर ऑन कोविड ऑपरेशन, जिस विदाउट कम्युनिकेशन, कभी बर्फ में, कभी -35 में, तो खाना तो है ही नहीं। सो
एंड क्योंकि ये सब मुझे कहानियां समझ में आ रही थी, जनरली मैं जब शूटिंग करता हूँ मैं 1 बजे हल्ला कर देता हूँ कि भूख लग रही है, लंच चाहिए, या मेरा डाइट चाहिए, मेरे को इस समय ये चाहिए, इस समय चाहिए। अर्जुन से मिलने के बाद और सर के साथ काम करने के बाद, और क्योंकि इस रियल लाइफ मनस्थिति में थे हम लोग, रियल लाइफ सिचुएशन में थे हम लोग, एक्चुअली पोजेस्ड हो चुके थे, तो उस समय खाना और डाइट और ये सब तो समझ में नहीं आता था। कुछ हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत प्यारे हैं, जॉयदा और आकाश, इन्होंने हम सबका बहुत ख्याल रखा, तो खाने पीने की कोई ऐसी गुंजाइश मतलब कोई कमी नहीं थी, यू नो। बट जिस सोच और उमंग से हमने ये बनाया, उसमें एक्चुअली पहली बार है कि मैंने शूटिंग की और मैंने खाने का कुछ आया नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब खाना खाते थे तो अच्छा खाते थे, यू नो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते थे तो भूख लगती थी तो खाते थे। तो इंडियन आर्मी में बहुत इवॉल्व सिस्टम है खाने के लिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। सो ये जो हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है आर्मी में, हर आदमी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आप कहीं पर भी हो, छोड़कर जब आप एक्टिव ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस टाइम पर खाना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल। बट जब आप एक्टिव ऑपरेशन में नहीं है, सो द बेस्ट लॉजिस्टिक्स आर प्रोवाइडेड, वट एवर यू वांट, एनीथिंग under the sky is given to the armed forces first. And we used to be, okay, one more thing I have to say, you know, every shot, Amit and us, we never looked at the director or anybody. We used to look at Ashok sir to see whether Ashok sir has said even the director even Ashok sir, and he used to never say anything. He used to give an expression, okay? If he is looking down, that means you have to reshoot. If he is giving us a smile, that means you are fine. And imagine Arjun, who is also actor in it, he would look at the monitor and say, like this, that means even Arjun has not done the job that he's supposed to do right. So that's the thing. Every shot, director didn't say retake or take. It was Ashok sir who used to tell us that with his expressions. And when Ashok sir said 99%, उस दिन काजू बर्फी आती थी सेट पर। True. स्नेहा, पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स जब जैसे आपका इंडिया का जो फ्लैग है, यू नो, आप जब भी इंडिया का फ्लैग इवन आप तस्वीरों में भी देखेंगे या किसी वीडियो में देखेंगे, कुछ होता है, यू नो, एंड होना भी चाहिए। सेम जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मेरे साथ मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूं तो जितनी भी यूनिफॉर्म की कहानियां, अपने आर्म फोर्सेस की हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, सैक्रिफाइसेस, मुझे एकदम ऐसा क्लैशेस आ रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं मेजर दीप सिंह सेंगर का किरदार कर रहा था और आप जानती हैं मैं मेथड एक्टिंग करता हूँ, तो मैं उनकी तरह सोचने लग जाता था, उनके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाता था। एंड सो ऑफ कोर्स जज्बा बहुत हाई रहता था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, एक उत्साह भी रहता था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनने को मिल रही है। एंड उसका उदाहरण दूंगा तो जैसे हम लोग वेपन यूज करते हैं, तो जनरली क्या एक्टर अपने चीज़ों को प्रॉप्स मानते हैं। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन आए, 2-3 लोगों ने अपनी बंदूक भी फेंक दी, तो मैं उठा के वापस दी। मैंने कहा ये प्रॉप नहीं है, ये वेपन है। अभी आप एक्टिंग नहीं कर रहे, आपने देश की वर्दी पहनी है, इसकी इज्जत कीजिए। ये एक्टिंग नहीं है, ये आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पहना है इस समय, ये यूनिफॉर्म और जो आप दर्शा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड तो मैं अपना वेपन नहीं देता था किसी को, बैठे रहता था वेपन के साथ। तो कोई मांगने भी आता था आउट ऑफ लव, ऐसा नहीं यार ये मेरा वेपन है, ये प्रॉप नहीं है, इसको आप। So, but वो just that ownership, you know, and तो ये जो मुझे experience मिला है, ये जो मुझे अनुभव मिला है, ये मुझे actually और, you know, I respect the training, the time, the discipline, the commitment our armed forces has for the security of our country and how they protect us. And मेरा ये हमेशा मानना है कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसकी कहानियाँ and the incidents, the events, its existence has so much power to reignite more hope and more learning. हम इतना कुछ सीख सकते हैं। and मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। एंड मैं अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का कि हमें मौका मिला है। एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि स्पेशली जिस दौर में इस समय हिंदुस्तान गुजर रहा है, मुझे लगता है कि जो हमारी कहानी है, जो दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर और ये जो कहानी हमने बताने की कोशिश की है, ये लोगों को बहुत अपलिफ्ट करेगी, बहुत उत्साह देगी और एक होप देगी। बहुत बड़ा दिन है टू
thank and think about the great Indian Armed Forces, the great Indian Army, and I think इनका योगदान, इनका जो sacrifice है वो साल भर रहता है, but 15 जैन का भी एक बहुत बड़ा significance है, जो I think 1949, correct me if I'm wrong sir, 1949, 1950. 1949. Yeah, and General, I think General Cariappa was the first chief of the Indian Army. First Indian chief. Indian chief. So बहुत बड़ी significance है. So मैं आपका भी grateful हूँ कि इस तरह के शो पे आपने हमें बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, जो इंडिया के जो यूथ है, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ऐसी कहानियों के थ्रू, ऐसी चर्चा के थ्रू. मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ. मेरी मिलिट्री अपब्रिंगिंग थी, मैं लमाटनर में गया, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, सबने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपोजर था. एंड सो यही कहूँगा कि 15 जनवरी को सेलिब्रेट योर इंडियन आर्मी एज आई विल सेलिब्रेट. और जाने से पहले SBS ओरिजिनल्स भी आर्मी ऑफिसर्स और उनके जज्बों को सैल्यूट करता है. स्नेहा शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई. ये है ABP न्यूज़.